हाय गाइस, हम लोग बजटरी कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरव्यू में हमको देखने को मिलता है कि इस चैप्टर के अंदर तीन मेन पार्ट है। फर्स्ट इज कंट्रोल स्कीम्स, जिसके अंदर बेसिकली फीड बैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के बारे में डिस्कशन किया जाता है। सेकेंड इज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। इसको जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि फीडबैक फीड फॉरवर्ड तो है ही इंपॉर्टेंट, बियॉन्ड बजटिंग भी है ही, बट इन सबको मिक्स करता हुआ है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमको कैसे ट्रेडिशनल बजटिंग से बियॉन्ड बजटिंग पे जाना है, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लिमिटेशंस वहीं से निकल के आते हैं, राइट। तो बियॉन्ड बजटिंग भी डेफिनेटली फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर नवंबर 18 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में देखने को मिलता है। टेस्ट एंड नॉलेज क्वेश्चंस में वो दिया हुआ है, वो नवंबर 18 एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो गया था। ये सबको रट्टा मारना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस चैप्टर इज अ लिटिल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड मोर अबाउट कि हमको वो याद होना चाहिए कि क्या लिखना है, ताकि हम लोग लैंग्वेज को मैच कर पाए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्कीम से, फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक। बट उसके पहले बजटरी कंट्रोल क्या होता है। बजटरी कंट्रोल, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, हम लोगों ने अभी तक जितना डिस्कशन किया है उसमें से आप ये जानते हो कि जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसके लिए वो टारगेट सेट करना चाहता है, बजट सेट करना चाहता है, ताकि जब उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा तो उसको परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कंपैरिजन किया जाएगा उनके टारगेट के साथ में, बजट्स के साथ में, और देखा जाएगा कितना गैप है। तो वो गैप के हिसाब से पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोग परफॉर्मेंस अपना अच्छा कर पा रहे हैं, कहाँ पर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है ताकि अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, और किस तरह के एक्शंस हम लोग ले सकते हैं। वहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निकल के आती है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 8 में कवर किया था, राइट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर जब बजटरी कंट्रोल का अपन ने अंडरस्टैंडिंग लिया था कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बजटरी कंट्रोल चैप्टर के अंदर अपने को समझना पड़ेगा कि डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जब अपन ने बजटरी पढ़ा था, तो बजटरी के अंदर अपने को आके याद रखना पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हुआ था। ऑलराइट, हम लोग बजट्स क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हमारे जो डिपार्टमेंट्स और हमारे जो फंक्शंस है, वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं, उसको मेजर किया जाए, फिर उसको कंपेयर किया जाए अपने बजट के साथ में, एंड देन वी कैन एक्ट अपॉन द रिजल्ट्स, ताकि हमारा परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव होते जाए। ऑलराइट, व्हाट इज बजट। बजट एक एस्टिमेट होता है जिसमें आप लोग रेवेन्यू और एक्सपेंस को एस्टिमेट करते हो ओवर अ फ्यूचर पीरियड। इसके अलावा आप लोग कैश फ्लोज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो ओवर अ फ्यूचर पीरियड, और इसके बेसिस पर आप निकालते हो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली किस तरह से दिखने वाले हैं इन अ फ्यूचर पीरियड। ऑलराइट, तो ये आप लोग पहले से निकाल के रखते हो, उसके हिसाब से आप लोग अपने एक्सपेंडिचर्स करते हो, या उसके हिसाब से आप लोग कंपैरिजन करते हो, ये होता है बजटरी कंट्रोल प्रोसेस। आप समझ चुके हो कि हम लोग एक टारगेट सेट कर रहे हैं, एक बजट सेट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं, एंड देन वी आर एडजस्टिंग द परफॉर्मेंस अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। दिस इज व्हाट इज बजटरी कंट्रोल का बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन। इसके बाद में इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल के कुछ प्री रिक्विजिट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हर जगह पर जब अपन देख रहे हैं प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए, तो सीरियस एटीट्यूड जरूरी है, टॉप मैनेजमेंट से पूरे एम्प्लॉय लेवल से, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द एंटायर सिस्टम। बजटरी कंट्रोल के लिए हमारा हर एरिया का मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिफाइंड होना जरूरी है। वो बहुत क्लैरिटी के साथ में मेंशन होना चाहिए अपनी पॉलिसी के अंदर। उसके बाद में बजट टारगेट्स जो है वो रीजनेबल सेट करना है आपको। अगर आपने अनरीजनेबल टारगेट सेट कर दोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि डीमोरलाइज हो जाएंगे आपके एम्प्लॉइज। तो बजट टारगेट जो रहेगा वो रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब कंपैरिजन करना है एक्चुअल का टारगेट के साथ में, तो आपके पास डेटा होना चाहिए। फिर यू हैव टू एनालाइज इट, तभी आप कंपैरिजन अच्छे से कर पाओगे, एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट ऑल्सो। क्योंकि अगर हम लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको कि उसको क्या वर्क करना चाहिए ताकि वो इंप्रूवमेंट ला सके, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट्स आर एम्ड एट इंडिविजुअल मैनेजर्स रादर देन जनरल। यानी कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो उसके काम की रिपोर्ट दे दो, बाकी हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। Alright, so this is what is reports aimed at individual managers means. Next is कि short reporting period रखना है, जैसे कि मंथ रख लिया या वीक रख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रखते हो क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली या फिर एनुअली, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब आपने बजट सेट किया था तो एक तो पहले ही 6 महीने का एस्टिमेट लगाना डिफिकल्ट होता है, और 6 महीने के अंदर काफी सारी चीजें चेंज भी हो सकती है। तो आपने बजट सेट किया है, हो सकता है कि आपका जो सिचुएशंस रहेगा, जो बिजनेस कंडीशंस रहेगा, जो मार्केट कंडीशंस रहेगा, वो इस हिसाब से नहीं होता है कि आपका बजट और मार्केट कंडीशन में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां पर हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ना अपना प्लानिंग वेरिएंस, तो वही चीज को यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है एट द बैक ऑफ द माइंड कि जब आप 6 महीने का अगर बजट बना रहे हो तो 6 महीने के मार्केट कंडीशंस और बजट दोनों मैच ही नहीं कर पाएंगे।
तो आप लोग बजट को मीट करने की कोशिश कर रहे हो बट मार्केट कंडीशन कुछ और है, तो आप लोगों का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। इनफैक्ट रिपोर्टिंग भी उसका आपको जल्दी जल्दी करना चाहिए ताकि इमीडिएटली एक्शन ले सके, ताकि हम लोग मार्केट कंडीशंस को अडॉप्ट कर सकेंगे। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट्स। टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट्स भी यही बोल रहा है कि आपको जो वेरिएंस रिपोर्ट्स बनानी है वो टाइमली मैनर में बना के और आप प्रोवाइड कराइए अपने इंडिविजुअल मैनेजर्स को, ताकि वो लोग एक्शंस ले सकेंगे। एंड देन एट लास्ट, एक्शन बीइंग टेकन टू गेट ऑपरेशंस बैक अंडर कंट्रोल इफ दे आर शोन टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर बहुत बेसिक सा पॉइंट है, वो पॉइंट यही है कि इंडिविजुअल मैनेजर्स को जब रिपोर्ट दी जाती है तो उनका ये एक ड्यूटी बन जाता है कि वो लोग ऑपरेशंस को वापस से कंट्रोल में लेके आए एंड दे आर सपोज टू एक्ट ऑन द रिपोर्ट। उनको रिपोर्ट में जो भी मिलता है कि अगर आपको दिख रहा है आपका परफॉर्मेंस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो आपको फिर वहां पर एक्शन लेना चाहिए ताकि आपका ऑपरेशन जो रहेगा वो अंडर कंट्रोल आ जाए। दिस इज व्हाट इज बेसिक बजटरी कंट्रोल सिस्टम और उसके प्री रिक्विजिट्स। अब अपन जा रहे हैं फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल पे। सो फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्कीम्स। इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है कि फीडबैक तो होता है जब हम लोग ऑलरेडी कुछ कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद में जब मैंने आपसे पूछा कि इसमें क्या कमी थी या इसमें मैं क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता था, तो वो हो जाता है फीडबैक, राइट। और फीड फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको ये पता नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं कि कोई सा भी रिकॉर्डिंग मैं करता हूं तो वो रिकॉर्डिंग करने के बाद एक बार मैं खुद पूरी रिकॉर्डिंग को सुनता हूं कि उसमें से कुछ ऐसा गलत तो नहीं निकल रहा या फिर इट मेक्स सेंस और नॉट। तो फीड फॉरवर्ड क्या हो जाएगा कि मैंने वो रिकॉर्डिंग को खुद को सुना, उसके बाद में देखा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको मैं हटा सकता हूं या फिर कुछ चेंज कर सकता हूं, वापस से रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम लोग बोलना चाहते हैं बट वो क्लियरली निकलता नहीं है, आता नहीं है, तो फिर मैं उसको हटा के और फिर से रिकॉर्ड करता हूं, तो वैसा भी होता है। सो दैट इज व्हाट इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, राइट। कि हम लोग दे देने के पहले ही चेक कर रहे हैं कि हमारा काम जो है वो सही तरह से रहे, कंट्रोल हम लोग पहले से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सो टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल आर देयर, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। फीडबैक में हो जाता है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हैं, और फीड फॉरवर्ड में हम लोग करने के पहले, यानी कि हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसके पहले ही हम लोग कुछ ऐसे कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं जिसकी वजह से हमारा गलती कम से कम हो। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में आप याद रख सकते हो, अगर अपन ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजी में बात करें तो आपके जो कंट्रोल्स एस्टैब्लिश होते हैं ना, वो कंट्रोल्स को आप कह सकते हो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ताकि आपका एरर्स हो ही ना, आपके मिस्टेक्स हो ही ना, आपका फ्रॉड हो ही ना, तो वो हो जाता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। और फीडबैक क्या हो गया कि अगर हो गया है तो फिर करेक्टिव एक्शन कैसे लेना है। ऑलराइट, सो फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों तरीके अपने को बताए हुए हैं। फीडबैक को यहाँ पर बताया हुआ है कि एज द नेम सजेस्ट इज अ रिएक्शन आफ्टर एन एक्शन हैज टेकन प्लेस। तो अगर कुछ एरर हो गया है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग फीडबैक लगाएंगे। और यहाँ पर फीडबैक के अंदर अपने को 4 तरीके बताए हुए। फर्स्ट इज प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर बताया जाता है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो। ऑलराइट, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, बट अगर वेरिएंसेस जो है वो छोटे हैं या फिर बहुत आसानी से करेक्ट हो सकते हैं तो फिर इन दैट केस हम लोग हायर मैनेजमेंट के पास में इसको एस्केलेट नहीं करेंगे। सेकंड इज सेकेंडरी टाइप ऑफ फीडबैक, जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि हम लोग हायर लेवल पर सेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम लोग को प्लान रिव्यू करना पड़ जाए। जो टॉप मैनेजमेंट को इस तरह के हम लोग फीडबैक्स जब सेंड करते हैं तो फिर हो सकता है कि उनको अपना प्लान रिव्यू करना पड़ जाए और पॉसिबली चेंज भी करना पड़ सकता है। ऑलराइट, इसके बाद आता है आपका नेगेटिव टाइप ऑफ फीडबैक, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि आपका जो डेविएशन है स्टैंडर्ड से वो नेगेटिव में जा रहा है, तो इसको आपको रिवर्स करना चाहिए बाय अमेंडिंग द इनपुट्स और प्रोसेस। और लास्ट होता है पॉजिटिव टाइप ऑफ फीडबैक, जिसके अंदर आपको बताना होता है कि जो डेविएशन है वो बहुत अच्छा दिख रहा है स्टैंडर्ड से, मतलब कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे भी ज्यादा अच्छा हमने काम किया है। तो फिर इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट्स और प्रोसेस को अल्टर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पॉजिटिव फीडबैक आया है। ऑलराइट, सो ये 4 तरह के फीडबैक अपने को देखने को मिले फीडबैक रिपोर्टिंग के अंदर। फिर अपने को बताया हुआ है कंट्रोल रिपोर्ट्स। कंट्रोल रिपोर्ट्स बोलते हैं कि एक तरह का ये डिवाइस है जिसकी वजह से हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा कंट्रोल सिस्टम रहता है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कितना डेविएशन एक्चुअल और टारगेट के बीच में, एंड देन विल मेक अ रिपोर्ट। सो बेसिकली अ रिपोर्ट इज जनरेटेड हियर, और इसके बेसिस पर जब मैनेजर को वो रिपोर्ट दी जाती है तो वो एक्शन ले पाता है, करेक्टिव एक्शन जिसे कहते हैं। सो यहाँ पर अपने को 5 गाइडलाइन दी हुई है फॉर फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट्स। सबसे पहले तो रिपोर्ट के अंदर आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए कि अकम्प्लिश क्या किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। सेकंड इज फीडबैक रिपोर्ट के अंदर आपको सारे ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स डिस्क्लोज करनी चाहिए। जो अपन ने रिलेशनशिप पढ़ा है एक्टिविटी और कॉस्ट के बीच में, एक्टिविटी और एक्टिविटी के बीच में, एक्टिविटी और रेवेन्यू के बीच में, इस तरह से कई तरह के और रिलेशनशिप्स भी होते हैं।
तो वो सारे ट्रेंड और रिलेशनशिप भी फीडबैक रिपोर्ट के अंदर अपने को देखने को मिलनी चाहिए। अपन ने जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा था तो उसके अंदर वेरिएंसेस के अंदर भी अपने रिलेशनशिप देखा था, बिकॉज वेरिएंसेस कैन नॉट बी लुक्ड एट इन आइसोलेशन, वो लोग सब रिलेटेड है एक दूसरे से, तो साथ में देखना पड़ता है। सो रिलेशनशिप्स वहां से अपने को देखने को मिलती है, फीडबैक रिपोर्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फीडबैक रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज ऑल द ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। फीडबैक रिपोर्ट के अंदर अपने को सारे तरह के वेरिएंस बता देने चाहिए जो कि स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में होते हैं। एंड लास्ट इज कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बनाओ। अगर अलग अलग तरह की फीडबैक रिपोर्ट बनेगी तो मैनेजर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और टॉप मैनेजमेंट के लिए तो डेफिनेटली और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हर रिपोर्ट को समझने के लिए। तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट आप लोग सेट करो और उसके हिसाब से फीडबैक रिपोर्ट बनाओ। वन पॉइंट विच वी मिस्ड इज कि फीडबैक रिपोर्ट को आपको प्रॉम्प्टली एक्सट्रैक्ट करते रहना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज 6 ब्रॉड अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल। तो सबसे पहले बोले कंटिजेंसी प्लान बना के रखो कि कोई सी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें आप क्या करोगे। ट्रेंड एनालिसिस करते रहो जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है। उसके अलावा अडेप्टिव मैकेनिज्म्स आप लोग डेवलप कर लो ताकि कोई भी सिचुएशन चेंज होती है तो अडेप्ट कर पाओगे। कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन, पॉलिसी डायरेक्टिव्स, इंडिकेटर बोथ लीडिंग एंड अर्ली वार्निंग। फिर लिमिटेशंस अपने को बताए हुए हैं, तो लिमिटेशन बहुत बड़ा लिमिटेशन यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर इज कि यहाँ पर एरर हो जाने के बाद ही हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके एरर डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि एरर डिटेक्शन सिस्टम आपका वर्क करेगा तभी आपको पता चलेगा कि एरर हुआ है। अब एरर हो जाने के और एरर पता लग जाने के बीच में जो टाइम होता है वो हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए, और हो सकता है कि उसके बाद में जब आप रिवीजन ले रहे हो उसके बीच में भी बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है, तो आपका एक्चुअल रिजल्ट वापस से चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी बिग लिमिटेशन। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इसके अंदर आप एरर होने दे रहे हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एरर होने दे रहे हो तभी आप फीडबैक लगा सकते हो, तो एरर होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट डेफिनेटली इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो एरर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओन फॉल्ट, बिकॉज ऑफ एनी फॉल्ट, बिकॉज ऑफ चेंजिंग सिनेरियोस, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि एरर होने के पहले ही हम लोग इस तरह से एक मेजर बना के रखते हैं, एक कंट्रोल सेटअप करके रखते हैं जिसकी वजह से एरर ना हो। सो दिस इज कॉल्ड अ कंट्रोल मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजी में याद कराया था कि हम लोग कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करके रखते हैं ना, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर भी कंट्रोल एस्टैब्लिश करके रखेंगे ताकि कुछ एरर ना हो बिफोर द एरर टेक्स प्लेस। सो फीड फॉरवर्ड एक कंट्रोलिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है। इसके अंदर अपने को बताया गया है एज अ डेफिनेशन कि इट इज फोरकास्टिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटकम्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस बिफोर द इवेंट टू अवॉइड सच डिफरेंसेस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपन लोग पहले से प्रिडिक्ट करके रखेंगे कि क्या डिफरेंस हो सकता है आपके एक्चुअल और प्लान के बीच में, और फिर हम लोग पहले से कुछ ऐसे एक्शंस ले लेंगे, कुछ ऐसे कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करेंगे ताकि वो डिफरेंसेस ना हो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सुनने में आसान लगता है बट करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग और एनालिसिस रिक्वायर्ड है ताकि आप लोग प्रिडिक्ट कर पाओ कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रहेगा वो होगा कैसे। आपने प्लान तो स्टैब्लिश कर लिया है बट एक्चुअल होगा कैसे, वो उसके लिए आपको प्लानिंग और एनालिसिस बहुत ही अच्छे से चाहिए। उसके बाद केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी अप्लाइड इन सिलेक्टिंग इनपुट वेरिएबल्स। सो इन द वेरी बेसिक सेंस जो डेटा आपका रहता है इनपुट का कि आप लोग क्या कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके अंदर आपको बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए आपके इनपुट वेरिएबल्स, क्योंकि हर इनपुट वेरिएबल का एक अलग रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेटा ऑन इनपुट वेरिएबल्स मस्ट बी रेगुलरली कलेक्टेड। ये आपको रेगुलरली कलेक्ट भी करना है और उसके साथ में आपको इसको रेगुलरली असेस भी करना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फीड फॉरवर्ड सिस्टम मस्ट बी केप्ट डायनामिक। डायनामिक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो जब मार्केट सिनेरियोस रेगुलर बेसिस पर चेंज होता है, डायनामिक है मार्केट सिनेरियोस, तो हमारे सिस्टम को भी डायनामिक होना पड़ेगा ताकि हम लोग आसानी से प्रेडिक्ट कर पाए। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल रिक्वायर्स एक्शन। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया है तो क्या वहां से ठीक हो जाएगा? नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आपके प्लान्ड और एक्चुअल के बीच में जो आपने डिफरेंसेस प्रिडिक्ट किया है वो ना आए। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ मॉडल ऑफ कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप। तो आप इस तरह का एक कंट्रोल सिस्टम का मॉडल डेवलप कर लोगे। सो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट अ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसका भी लिमिटेशन दिया हुआ है। इसका लिमिटेशन यह है कि जो प्रिडिक्शन होता है वो डेफिनेटली अनसर्टेन होता है, सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट करेक्टली ऑल द टाइम। फ्यूचर जो होता है वो बहुत अनसर्टेन होता है, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर प्रिडिक्शन करना पड़ता है। ऑलराइट, फिर अपने को यहाँ पर एक केस सिनेरियो दिया हुआ है जो हमने मेन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, तो इसको आप एक बार फिर से रेफर कर सकते हैं, इसको रीड कीजिएगा, बहुत अच्छा केस सिनेरियो है। दिस इज गिवन ऑन फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक कंट्रोल। ऑलराइट, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। इसके अंदर अपने को एक क्वेश्चन देखने को मिला था, वो था बस वाला। राइट, GBTCL नाम की एक कंपनी थी, कुछ पेपर्स के अंदर SBTCL नाम की कंपनी दी हुई है। सो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उन्होंने कंपनी का नाम चेंज किया है।
वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि उसमें उन्होंने आंसर कैसे लिखा है। इट इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस पार्ट जो आईसीआई ने दिया हुआ है। वो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। सो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का एक वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड देयर इज अ हाई चांस कि वो वापस से आ सकता है किसी न किसी पेपर के अंदर। ऑलराइट, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल के अंदर अपने को बताया हुआ है कि सबसे पहले तो बजट बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। राइट, ऐसा क्यों हो रहा है? सो वी वॉन्ट टू मोटिवेट द मैनेजर्स कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। एट द सेम टाइम वी हैव टू इवेल्युएट द मैनेजर्स कि उन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो बजट की वजह से क्या होता है कि कई बार मैनेजर्स को लगता है कि बजट इज टू चैलेंजिंग और वो लोग अपना एफर्ट रिड्यूस कर देते हैं। तो एक तरफ हम लोग मोटिवेट करना चाह रहे हैं बाय इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, एंड एक तरफ बजट सेट करते हैं तो वो चैलेंजिंग लग रहा है और उसकी वजह से एफर्ट रिड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए अपन लोग क्या चीज लेके आते हैं, यहाँ पर अपन मैनेजर्स का पार्टिसिपेशन लेके आ सकते हैं इन टारगेट सेटिंग। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है विच इज बजट स्लैक, विच इज नोन एज बजट स्लैक। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट स्लैक आप टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो जब भी आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो बजट स्लैक क्या होता है? बजट स्लैक इज जब भी आपके अनरियलिस्टिक डिमांडिंग टारगेट्स आपके मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करने लगते हैं, यानी कि वो रिड्यूस कर देते हैं अपना एफर्ट। तो हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप लोग आओ अपना टारगेट खुद सेट करने में आप लोग साथ में लग सकते हो इन टारगेट सेटिंग। राइट, तो यहां पर क्या होगा कि मैनेजर्स ऐसे एनवायरमेंट में अगर काम करें जहां पर उनको बजट को मीट करना ही करना है, तो फिर वो लोग स्लैक लेके आएंगे। यानी कि वो लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन बजट सेटिंग, टारगेट सेटिंग, तो वो लोग आसान टारगेट सेट करेंगे खुद के लिए ताकि वो लोग आसानी से उसको मीट कर पाए। दिस इज नोन एज बजट स्लैक। सो इन अ वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी इट इज व्हाट इट इज कि आसान टारगेट वो लोग खुद अपने लिए सेट कर रहे हैं ताकि उसको आसानी से मीट कर पाए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर था कि उनको टारगेट को मीट करना है। सो उन्होंने आसान टारगेट सेट कर दिया। ऑलराइट, दिस इज बजट स्लैक। उसके बाद अपने को एक और कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, वो है कि अपने को कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करना है या फिर क्वालिटी के ऊपर। ओके, तो वैसे तो एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छे से बेनिफिट कर सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव को तभी अच्छे से अटेन कर सकता है जब वो क्वालिटी के ऊपर तो फोकस करे बट एट द सेम टाइम कॉस्ट के ऊपर भी फोकस करे। यानी कि दोनों के ऊपर फोकस करना जरूरी है, एक के ऊपर से नहीं होता। बट क्वालिटी के ऊपर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉस्ट के ऊपर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उनके बजट्स के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके ऊपर अपन ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा था मिस्टर सिंह वाला, जो अपने को केस सिनेरियो दिया हुआ है आगे। वो मिस्टर सिंह वाला जो क्वेश्चन था ये रहा। मिस्टर सिंह वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर इन्होंने बताया कि मिस्टर सिंह का जो सीनियर है वो हमेशा फोकस कर रहा है कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, एंड मिस्टर सिंह इज फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी टू इट्स कस्टमर्स। राइट, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिला जिसकी वजह से मिस्टर सिंह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड ही इज डिसाइडिंग और ही इज थिंकिंग अबाउट लीविंग द जॉब। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर आपको पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर अपने को 3 प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। ये प्रॉब्लम यहाँ से समझना बहुत आसान हो जाता है। फर्स्ट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड गोल्स, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट सेटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्वालिटी अचीव करना चाहते हो या फिर कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना चाहते हो। तो फर्स्ट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड गोल। सेकंड इज इन्फ्लुएंसेस ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब कंपेयर किया जाता है बजट के साथ में तो कई सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से अगर आप पेनलाइज कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज को तो वो एक डीमोरलाइजिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। इसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम लोग प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस के ऊपर जाएं तो। राइट, द थर्ड पॉइंट इज शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव। शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव से सोचना गलत हो जाएगा। अगर आप अपना बजट सेट कर रहे हो फ्रॉम अ शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव तो वो बजट आपको कभी हेल्प नहीं करेगा आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस तरह से आपको डेवलप करना चाहिए एक बजट, और आपको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए सब लोगों को बता देना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड देन यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करना है उस पर फोकस कीजिए। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अपन ने जाके एक केस सिनेरियो के अंदर से डिस्कशन कर लिया। बट कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट हियर विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, अपन ने वो भी पढ़ लिया कि कैसे क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है या फिर कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि मैनेजर को जब बजट दिया जाता है तो उसको इस तरह से वर्क नहीं करना है कि वो बाकी सारे सिचुएशंस को एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ इस बजट प्लान के हिसाब से ही वर्क करने लग जाए। यानी कि उसको बाकी सारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो रहेंगे, जो CSF रहते हैं, उसके हिसाब से भी वर्क करना पड़ेगा।
we should not focus on the plan itself but also look at other perspectives also. So यहाँ पर वो पॉइंट लिखा हुआ है, अगर हम लोग सिर्फ प्लान को परस्यू करते रहेंगे तो वो बहुत रिजिड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज हो गया तो आपको अदर CSFs को ध्यान में लाना पड़ेगा, प्लान को रिवाइज करना पड़ सकता है. बट अगर आपको जो दिया हुआ प्लान है उसके हिसाब से आप लोग सिर्फ काम करते जा रहे हो तो एक्चुअल में आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि मैनेजर्स कभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में नहीं सोचेंगे या फिर वो लोग लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे. उनको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि वो लोग प्लान से भटक ना जाए या प्लान से मूव अवे ना हो जाए. तो ये प्रॉब्लम जो है ऊपर वाले पॉइंट के जैसे ही लगता है कि वो लोग को फोकस जो है वो प्लान के ऊपर ही है कि प्लान से हमको मूव नहीं होना है, विच इज एट अ कॉस्ट ऑफ फोकसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. राइट, तो प्लान के ऊपर फोकस, प्लान हमने बनाया ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, तो आपका सबसे पहला जो फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर होना चाहिए रादर ऑन द प्लान. बट उन लोगों का फोकस जो रहता है वो प्लान पे रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर से हट जाता है. ऑलराइट, सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर गिवन कि बजटिंग में क्या कॉन्ट्राडिक्टरी आता है. बजट्स लाइक अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके बाद में इफेक्ट ऑफ बजटरी डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है बजट डिफिकल्टी. तो सबसे पहले इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस का. परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करोगे तभी आप मोटिवेट भी कर सकते हो अपने एम्प्लॉइज को और उसी तरह से आप अपना परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो. राइट, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है. बट यहाँ पर अपने को कुछ डिफिकल्टीज देखने को मिलती है जो कि बजट की वजह से क्रिएट होती है. वो ये है कि सबसे पहले तो बजट का मोटिवेशनल इफेक्ट नहीं होता है अनलेस मैनेजर उसको एक्सेप्ट कर ले. सेकेंडली, आपका बजट अगर डिफिकल्ट होगा अचीव करने का तो फिर आपके रिजल्ट्स और बेहतर आ सकते हैं ऐसा माना जाता है. बट हो सकता है कि वो और ज्यादा डिफिकल्ट देख ले उसको और वहां से नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए एंड दे रिड्यूस देयर एफर्ट. तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन अपन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं. तो ये एक डिफिकल्टी कॉज करता है कि या तो उनका रिजल्ट और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा या फिर बिल्कुल घट जाएगा. ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जैसे अपन ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि बजट को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो एक्सेप्टेंस तभी हो पाएगा जब भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, ताकि टॉप मैनेजमेंट जो आपको बजट प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से आप लोग एक्सेप्ट तभी कर पाओगे जब भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा. ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजर्स का जो रिएक्शन रहता है टू बजट टारगेट्स वो कई बार अफेक्ट हो जाता है खुद की पर्सनैलिटी की वजह से और उनके जनरल कल्चर की वजह से. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है, ये इसे कहते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट. तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती है आपके बजट के ऊपर, ये डिफिकल्टी कॉज करता है. तो बजट लेवल कैसा होना चाहिए, ऐसा कि मोटिवेट करे आपके परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करे और वो अचीवेबल भी होना चाहिए. तो जैसे कहते हैं ना स्मार्ट गोल्स होना चाहिए. उसके अलावा अगर आपका बजट जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मान लिया गया तो आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा. अगर बहुत आसान माना गया तो मोटिवेशन रहेगा ही नहीं. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज डिफिकल्टी विच इज कॉज्ड बाय द बजटरी सिस्टम. इसको हमने एलिमिनेट किया है. एलिमिनेट करने के लिए हम लोग बियॉन्ड बजटिंग को पढ़ते हैं. बट उसके पहले पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस, जब हमने बताया कि मैनेजर को हम लोग लेके आते हैं पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो फिर कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर दो तरीके बताए हुए हैं, टू मेन अप्रोचेस. फर्स्ट इज टॉप डाउन एंड सेकंड इज बॉटम अप. टॉप डाउन के अंदर क्या होता है कि सीनियर मैनेजमेंट एक कॉर्पोरेट प्लान बनाता है, वो डिपार्टमेंट मैनेजर्स को बताता है ये प्लान है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और स्टाफ को दे देते हैं. दिस इज टॉप डाउन अप्रोच. और ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या होता है, बॉटम अप. सो बॉटम अप के अंदर क्या होता है कि जो स्टाफ होता है वो अपना खुद का एक बजट बनाता है, फिर वो दिखाता है डिपार्टमेंट मैनेजर्स को. हो सकता है डिपार्टमेंट मैनेजर्स एक्सेप्ट कर ले, बट डिपार्टमेंट मैनेजर्स को भी दिखाना पड़ेगा सीनियर मैनेजमेंट को. सीनियर मैनेजमेंट अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर एक्सेप्ट हो गया. सीनियर मैनेजमेंट अगर रिजेक्ट कर देता है तो डिपार्टमेंट मैनेजर्स स्टाफ को बोलेंगे और खुद लगेंगे उसको वापस से चेंज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए. ऑलराइट, तो इस तरह से बॉटम अप अप्रोच वर्क करता है जिसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव अप्रोच. ऑलराइट, कुछ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ पार्टिसिपेशन को. फर्स्ट इज पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सनालिटी की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है. तो पार्टिसिपेशन कब लेस इफेक्टिव होता है और रेलेवेंट होता है, मैनेजर्स जिनको अथॉरिटी जमाना बहुत पसंद होता है तो इन दैट केस पार्टिसिपेशन लेस इफेक्टिव हो जाता है. सेकंड इज वर्क सिचुएशन. अगर बहुत ज्यादा प्रोग्राम्ड और टेक्नोलॉजिकली कंस्ट्रेंड है तो रेलेवेंस इतना नहीं रहता है पार्टिसिपेशन का. नेक्स्ट इज लोकस ऑफ कंट्रोल. ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको लगता है कि उनका कंट्रोल कम है उनके डेस्टिनी के ऊपर तो पार्टिसिपेट नहीं करते. जॉब डिफिकल्टी अगर कम है तो उन लोगों का पार्टिसिपेशन करने का इतना रेलेवेंस नहीं रहेगा. एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन इतना कम रहता है क्योंकि ज्यादातर सेंट्रल मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजंस आते हैं. ऑलराइट,
तो पार्टिसिपेशन हमको सिलेक्टिवली यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बजट स्लैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा ये सारे प्रॉब्लम्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम पार्टिसिपेशन ऑल्सो हेल्प्स क्योंकि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी अपने को देखने को मिलते हैं, राइट। सो पॉजिटिव और लिमिटेशन इन दोनों को साथ में लेके चलना है और इसके हिसाब से अपना एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या लिमिटेशन रहते हैं। सबसे पहले पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके, जो कि लिमिट कर सकते हैं आपके पार्टिसिपेशन के बेनिफिट को। सेकंड इज पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो लोग स्टैंडर्ड से कमिट हो गए, राइट। मैनेजर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। उसके अलावा अगर प्रोसेस हाईली प्रोग्रामेबल है तो फिर इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पार्टिसिपेशन का। और लास्ट पॉइंट है कि अगर बहुत सारे होमोजीनियस यूनिट्स वर्क करते हैं स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है पार्टिसिपेशन का। ऑलराइट, इसके बाद में एक अलग सिनेरियो अपने को देखने को मिलता है यहाँ पर, इसको आप रीड कीजिएगा, विच इज रिलेटेड टू फर्नीचर कंपनी एंड सेल्स गर्ल वहाँ पर जो है अपना खुद का एक बजट बनाती है। तो किस तरह से उसमें टॉप मैनेजमेंट चेंज करता है, इंटरफेयर करता है, एंड देन व्हाट शुड एक्चुअली बी डन। ये इस केस सिनेरियो में दिया हुआ है, इसको आप रीड कीजिएगा, बहुत अच्छा केस सिनेरियो है। देन यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले 3 तरीके अपने को बताए हुए हैं, बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल, सेकंड इज प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल एंड थर्ड इज नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। तो इन तीनों का अपन देख लेते हैं, समरी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द 3 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टाइल ऑफ इवैल्यूएशन अपन ने लिया हुआ है, इन्वॉल्वमेंट कितना होता है कॉस्ट के साथ में, तो बजट कंस्ट्रेंट में तो बहुत हाई होता है, प्रॉफिट कॉन्शियस में भी बहुत हाई होता है और नॉन अकाउंटिंग में लो होता है। जॉब रिलेटेड टेंशन किस में ज्यादा होती है, तो बजट कंस्ट्रेंट में तो हाई होती है, प्रॉफिट कॉन्शियस में मीडियम होती है और नॉन अकाउंटिंग में मीडियम होती है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहां पर ज्यादा हो सकती है, सो बजट कंस्ट्रेंट में ज्यादा होने का चांस होता है, प्रॉफिट कॉन्शियस में कम और नॉन अकाउंटिंग में बहुत कम। रिलेशंस विद सुपीरियर्स कैसे रहेंगे, सो बजट कंस्ट्रेंट में तो पुअर रहने वाला है, प्रॉफिट कॉन्शियस और नॉन अकाउंटिंग में अच्छा रह सकता है। सिमिलरली रिलेशन विद कलीग्स भी बजट कंस्ट्रेंट में पुअर रहता है और प्रॉफिट कॉन्शियस और नॉन अकाउंटिंग में अच्छा रह सकता है। ओके, अब ये होता क्या है, व्हाट इज बजट कंस्ट्रेंट, व्हाट इज प्रॉफिट कॉन्शियस, व्हाट इज नॉन अकाउंटिंग। बजट कंस्ट्रेंट में ये होता है कि आपका जो कॉस्ट सेंटर रहता है, उसका जो हेड रहेगा, जो भी उसका मैनेजर रहेगा, उसके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर अपने टारगेट्स को कंटिन्यूअसली मीट करते ही जाए। ओके, सेकंड पॉइंट इज प्रॉफिट कॉन्शियस, उसके अंदर बात की जाती है कॉस्ट सेंटर हेड की, उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, बट एट द सेम टाइम इट इज लिंक्ड विद जनरल इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इट्स यूनिट्स। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बजट को मीट करने की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है कि आपको कॉस्ट को कम करना है, एट द सेम टाइम देख रहे हैं कि आपका पूरा ऑपरेशंस कैसे हो रहा है, और ये लिंक किया जा रहा है इन रिलेशन टू योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ना कि योर सेट बजट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। इस वजह से अपने को देखने को मिलता है कि कुछ पॉइंट्स अपने को नीचे दिए हुए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं कंपेयर टू बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल। ओके, द लास्ट पॉइंट इज नॉन अकाउंटिंग, जहां पर आपका ये फोकस रहता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपरवाइजर और अ मैनेजर। तो फिर आपको नॉन फाइनेंशियल पार्ट पर भी फोकस करना पड़ सकता है। ऑलराइट, सो नॉन अकाउंटिंग इज फोकसिंग मोर ऑन द नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रादर देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, ये 3 तरीके अपन ने पढ़ लिए। फाइनली आता है बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग के अंदर आपको, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में बताया, कि आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। ऑलराइट, सो बियॉन्ड बजटिंग के अंदर सबसे पहले आता है लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग, जिसकी वजह से हम लोग मूव कर गए हैं बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर। सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली होता है ट्रेडिशनल बजट्स को बनाना। उसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर कंस्ट्रेंट डालते हैं, क्योंकि कई बार हमारा मार्केट सिनेरियो चेंज होता है बट बजट चेंज नहीं होता है। सेकंड, चेंज के लिए वो बैरियर क्रिएट कर देता है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ बजट से मीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो चेंज एक्चुअल में मार्केट में हो रहा है उससे हम लोग मीट नहीं कर पाएंगे। ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये अपन ने देख ही लिया ऊपर, जहां पर अपन ने पढ़े थे कॉन्ट्राडिक्शंस। उसके बाद बहुत कम वैल्यू ऐड करते हैं गिवन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बजट इन इटसेल्फ। ऑलराइट, सो वैल्यू बहुत कम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत रिजिड होते हैं। उसके बाद में दे आर फोकसिंग मोर ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड नॉट ऑन वैल्यू क्रिएशन। दे आर अपडेटेड इनफ्रीक्वेंटली, और अजम्पशंस बहुत सारे यहाँ पर लिए जाते हैं, गेस वर्क होता है बहुत ज्यादा। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज कि डिपार्टमेंटल बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग के ऊपर फोकस कम रहता है, जिसकी वजह से पीपल फील अंडर वैल्यूड। ऑलराइट, ये होते हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग के एडवांटेजेस क्या है कि इट इज अ मोर अडेप्टिव प्रोसेस एंड इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। तो यहाँ पर अपने को दिए हुए 2 एडवांटेज, बट बाद में आपको अलग से देखने को मिलेंगे उसके बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स अलग से याद रखना है और आपको एडवांटेजेस अलग से याद रखना होगा। अगर आपको बेनिफिट्स पूछे और आपने 2 एडवांटेज लिख दिए तो गलत हो जाएगा, और अगर आपको एडवांटेज पूछा है और आपने बेनिफिट्स लिख दिए तो गलत हो जाएगा। सो एडवांटेज क्या है, अडेप्टिव प्रोसेस,
डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, दो ही है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है अपने को। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो समझने के पहले हम लोग बात करते हैं कि बियॉन्ड बजटिंग क्या होता है। बियॉन्ड बजटिंग क्या होता है कि आपको अब मार्केट के हिसाब से अपने बजट सेट करने पड़ेंगे, यानी कि आपका मार्केट अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वर्क कर रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स को देखो, बेंचमार्किंग करो, उसके अलावा आप बजट्स को चेंज करते रहो। इस तरह से आपको बियॉन्ड बजटिंग के अंदर वर्क करना पड़ता है। आप मार्केट ड्रिवन बजट्स बनाओ। ऑलराइट, सो स्टैटिक नंबर्स ना लेते हुए आपको लेना है परसेंटेज में नंबर्स। सो इसको कहा जाता है रोलिंग बजट्स भी। सो रोलिंग बजट्स में भी इनकॉर्पोरेटेड इन योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि आपको इतना अचीव करना है। KPI क्या होता है कि इतना हमको अचीव करना है ना, वो मेजर होता है, इंडिकेटर होता है कि हमने वो सक्सेस फैक्टर को अचीव कर लिया है। सो आप रोलिंग बजट्स को KPI के साथ में मिक्स कर दो। उसके बाद में आप बेंचमार्किंग कर सकते हो अपने बजट्स के अंदर। उसके अलावा मैनेजर्स का फोकस आप शिफ्ट करो। देयर फोकस शुड बी ऑन इंप्रूविंग द फ्यूचर रिजल्ट्स रादर देन अचीविंग द बजट्स जो कि सेट किए हुए हैं। तो उनको रिजल्ट्स इंप्रूव करते जाना है। ऑलराइट, रिजल्ट्स कंपेयर टू मार्केट, रिलेटिव टू मार्केट, उनको इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो बात होनी चाहिए वैल्यू क्रिएशन के ऊपर रादर देन कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर। उसके बाद में ऑपरेशनल मैनेजर्स जो है वो रिएक्ट करना चाहिए एनवायरमेंट को। इस तरह से बियॉन्ड बजटिंग वर्क करता है। उसके अलावा दे एनकरेज द कल्चर ऑफ इनोवेशन, क्योंकि हम लोग बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर तभी चल सकता है, फ्यूचर में हम लोग तभी चल सकते हैं जब भी इनोवेशन हो रहा हो। सो कल्चर ऑफ इनोवेशन डेवलप करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों के लिए आपको टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बियॉन्ड बजटिंग के अंदर की जाती है। सूटेबिलिटी क्या है? सबसे पहले ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर चेंज बहुत ज़्यादा रैपिडली देखने को मिलता है बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल टारगेट्स अपने को बनाने चाहिए और दे विल बी रिस्पॉन्सिव टू द चेंज। सेकेंड इज इंडस्ट्रीज जो कि मैनेजमेंट मेथड को यूज करती है, जैसे कि TQM, तो वहां पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्रीज जो कि रेडिकल चेंज डेवलप कर रही है, जैसे कि BPR जैसी टेक्निक्स को यूज कर रही है, तो उनके लिए बजट्स कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो लोग बजट्स को बना नहीं पाएंगे और वो लोग उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि BPR के अंदर रेडिकल चेंज आता है। तो आप सोच नहीं सकते उतना चेंज अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, और जब आप सोच नहीं सकते हो तो बजट नहीं बना सकते। ऑलराइट, बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो जो अपने मैनेजर्स के बीच में राइवलरी चल रही थी वो कम हो जाती है, कंपटीशन इंटरनली कम हो जाता है, एक्सटर्नली बढ़ जाता है, कॉम्पिटिटर्स की तरफ टारगेट शिफ्ट हो जाता है। तो आप इंटरनली compete नहीं कर रहे हो, आप एक्सटर्नली compete कर रहे हो, उस बात पे फोकस किया जाता है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट इज कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली बता देते हो हर किसी की, और उनको बता देते हो कि उनका चैलेंज क्या रहेगा, राइट? तो उस तरह से मोटिवेशन क्रिएट होता है। थर्ड पॉइंट इज कि जो बिहेवियरल इश्यूज अपन ने ऊपर देखे थे उसको आप हटा देते हो, उसको एलिमिनेट कर देते हो। ये बेनिफिट मिलता है बियॉन्ड बजटिंग का, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो मैनेजर बेस्ड नहीं है, इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है, वो टीम बेस्ड हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि अथॉरिटी को प्रॉपर्ली डेलीगेट किया जाता है। जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उतना अथॉरिटी देना भी जरूरी है। तो ये यहाँ पर होता है ताकि वो क्विकली रिएक्ट कर पाए टू द चेंजिंग सिचुएशंस। उसके अलावा यहाँ पर मैनेजर्स को बताया जाता है कि दे डू नॉट हैव टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू द बजट लिमिट्स, और उनको फोकस करना है ऑन अचीविंग द KPIs और द की रेशियोज। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट होता है कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स का, क्योंकि हम लोग को समझ में आ चुका है कि हम लोग को बजट को मीट नहीं करना है, हम लोग को कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ऑलराइट, सो कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स बन जाती है यहाँ पर। एंड देन एट लास्ट इट क्रिएट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन क्लियरली और ओपनली और फास्ट मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट्स में बांटी जा रही है, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हर डिपार्टमेंट वर्क करेगा तभी हो पाएगा, राइट? तो इन्फॉर्मेशन भी सबको प्रोवाइड करना जरूरी है। एंड दैट इज वाई इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप करना जरूरी होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स फॉर अडेप्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रोसेस प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। और उसके बाद अपने को देखने को मिलता है लीडरशिप प्रिंसिपल्स। तो व्हाट आर प्रोसेस प्रिंसिपल्स? सबसे पहले आता है गोल्स। तो आपको ऐसे गोल सेट करने जो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ बात करे। सेकंड इज रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स आपको देने पड़ेंगे ताकि आपका परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव होते जाए, आपके जो एम्प्लॉइज रहेंगे वो मोटिवेट होते जाए। बट आप कैसे रिवॉर्ड करोगे? ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस रादर देन ऑन मीटिंग अ फिक्स्ड टारगेट, राइट? तो वो टारगेट मीट करने पे नहीं, अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुआ है तो आप रिवॉर्ड करो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग ये बता रहा है आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा डेफिनेटली, और उसी की वजह से आपका जो पूरा प्रोसेस होता है वो वर्क करता है। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, और वो कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने साल में एक बार प्लान किया, क्योंकि प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली प्लान। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल्स। कंट्रोल्स आपको सेटअप करनी चाहिए ताकि आप लोग मेजर करो परफॉर्मेंस को और वहां पर आप इंप्रूवमेंट लेके आ सको अगर कोई वेरिएंस आपको देखने को मिलता है तो।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपको सबको अवेलेबल करा देने चाहिए जब जरूरत पड़ रही है, रादर देन कि आपने शुरुआत में एलोकेट कर दिया कि इतना आपके पास में अवेलेबल है, इसमें से आपको जो भी करना है उतना ही करना है। ऑलराइट, तो जब जितनी जरूरत पड़ रही है उतना रिसोर्सेज अवेलेबल कराओ। द नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। पूरी कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को वो लोग सेटिस्फाई कर पाए। ऑलराइट, लीडरशिप प्रिंसिपल्स के अंदर आता है कस्टमर। तो सबसे पहले अपने को बात जो शुरुआत से चल रही सब्जेक्ट के अंदर वो ये है कि टारगेट्स को मीट नहीं करना है, कस्टमर के आउटकम को इंप्रूव करना है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में ये बता रहे हैं कि अपने को बताना है कौन सी टीम किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, कौन से रिजल्ट्स उनसे एक्सपेक्टेड है, और सेंट्रलाइज्ड हायरार्कीज को अकाउंटेबल नहीं बनाना है, यानी कि पूरी टीम अकाउंटेबल हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उनका मैनेजर अकाउंटेबल नहीं होगा। ऑलराइट, फिर आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अपन मेजर कर रहे हैं, अपन ने ऊपर भी देखा कि कैसे रिवॉर्ड करेंगे। अगर उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है रिलेटिवली टू द मार्केट तो फिर उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो सिमिलरली परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे कि रिलेटिव टू द मार्केट प्लेस उनका इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, रादर देन मीटिंग एन इंटरनल टारगेट जो कि हमने एनुअल या फिर बजट में सेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू एक्ट। इसमें कहा जाता है कि जिसका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना उसको अथॉरिटी दो, उतना फ्रीडम दो ताकि वो लोग एक्शन अकॉर्डिंगली ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नेंस, जहां पर अपन बताते हैं कि क्लियर वैल्यूज आपको डेवलप करनी चाहिए और आपको इसको फैलाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबको कम्युनिकेट करो वैल्यूज के बारे में, उनको सबको बताओ, तो वैल्यूज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सबके साथ में शेयर करो, हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन बताओ। ऑलराइट, हाउ टू इम्प्लीमेंट बियॉन्ड बजटिंग। सबसे पहले आप निकालो कि आपको क्यों बियॉन्ड बजटिंग की नीड है, ऐसा कहां पर आपको चेंज करना है। उसके बाद में यू हैव टू कन्विंस द बोर्ड कि हम लोग बियॉन्ड बजटिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यू टू गेट स्टार्टेड। फिर आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि हमारा प्रोसेस कैसा रहेगा नया वाला, और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। यू हैव टू एजुकेट पीपल एंड ट्रेन देम कि इस तरह से बियॉन्ड बजटिंग वर्क करता है, आपको इस तरह से वर्क करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली फाइनेंस का रोल भी यू हैव टू रीथिंक। फिर आपको बिहेवियरल चेंजेस करने पड़ेंगे लोगों के। आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये मैनेजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक नया तरह का प्रोसेस है। यू हैव टू इवेल्युएट द बेनिफिट्स कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिला इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, और उसके आप फायदा उठा लोगे लास्ट में। सो यू आर कंसोलिडेटिंग द गेन्स। ये होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। इसके बाद में अपने को एक टेबल दिया हुआ है ट्रेडिशनल वर्सेस बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर, और कंक्लूजन अपने को दिया हुआ है बजटिंग के ऊपर। ऑलराइट, सो ये आप एक बार रीड कीजिएगा। फिर अपने को कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हुए ऑफ इन्वॉल्विंग द सीनियर स्टाफ इन बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है टीवाईके के बीच में, टेस्ट योर नॉलेज के उसमें। और उसके अलावा ये एक बार अपने को आरटीपी एमटीपी में देखने को मिला है। सो एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो जो सीनियर स्टाफ रहेगा वो अगर टारगेट सेटिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, सो दे विल टेक द ओनरशिप ऑफ द टारगेट कि उनका ही है, उन्होंने खुद ने बनाया तो उनका खुद का टारगेट है। फिर सेकंड पॉइंट इज कि सीनियर स्टाफ क्योंकि सीनियर है, उनका एक्सपीरियंस है, तो उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस कॉस्ट पर हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसमें बोला गया है कि सीनियर स्टाफ फिर ब्लेम नहीं कर सकता कि जो आपने गोल सेट किया है वो अनरियलिस्टिक सेट किया है, किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं दे सकता क्योंकि टारगेट उन्होंने खुद ने सेट किया है। फिर उन लोगों को लगेगा कि उन लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है फॉर देयर एक्सपीरियंस जो लोग अपने मैनेजमेंट में लेके आते हैं, क्योंकि उनको हमने इन्वॉल्व किया अपने बजट सेटिंग के अंदर। और लास्ट पॉइंट यह है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनको नया करना चाहिए, वो सब आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सो एक तरह का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है सीनियर स्टाफ उनके काम में बहुत अच्छे हो बट उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो कि बजट कैसे बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि सीनियर स्टाफ पार्टिसिपेशन के बेनिफिट्स लेके आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हो सकता है वो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करते रहे, और हो सकता है मैनेजमेंट के साथ भी आर्ग्यूमेंट करें, इसमें बहुत सारा टाइम अपना चले जाएगा। और हो सकता है कि वो लोग आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दे बजट को ताकि उन लोगों के लिए आसान हो जाए उसको अचीव करना, यानी कि बजट स्लैक अगर मैं एक टर्म में बात करूंगा तो। ऑलराइट, तो ये अपने को डिसएडवांटेज देखने को मिल गए। इस तरह से बजटरी कंट्रोल अपना कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे लास्ट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।